नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है रिताशा दास जी ने जोरहाट, असम से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। आज हम एक ऐसी चिट्ठी पर बात करने वाले हैं जो हमें असम के जोरहाट से रिताशा दास ने भेजी है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उनके परिवार का एक असल अनुभव है। और ये अनुभव एक ऐसी जगह से जुड़ा है जो ऊपर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। चाय के बागानों के बीच एक खूबसूरत बंगला। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कहानी 1994 की है। एक घर और कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जिन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को वो जगह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस बंगले में आखिर हुआ क्या था। इस कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो सिर्फ डरावनी घटनाएं नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि क्या जगह, घर, दीवारें अपने अंदर यादें और भावनाएं सहेज कर रख सकती हैं, और अगर हाँ, तो उनका वहां रहने वालों पर क्या असर होता है। तो सब कुछ शुरू हुआ जब रिताशा के परिवार ने जोरहाट के पास रोवेरिया टी एस्टेट में वो बंगला खरीदा। अच्छा। चिट्ठी में लिखा है कि वो बंगला काफी समय से खाली पड़ा था। चारों तरफ चाय के बागान, ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़, माहौल बहुत शांत और खूबसूरत था। एक ड्रीम हाउस जैसा, है ना? बिल्कुल। और आइसोलेशन, मतलब दुनिया से कटा होना, अक्सर ऐसी कहानियों का एक जरूरी हिस्सा होता है। सही बात है। जब आपका घर ही आपकी पूरी दुनिया बन जाता है, और अगर उस दुनिया में ही कुछ गड़बड़ हो, तो आप कहीं भाग नहीं सकते। सही कहा। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। वो बंगला असल में वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ था। ओके। लेकिन रिताशा का परिवार इन सब चीजों में ज्यादा यकीन नहीं रखता था, तो उन्होंने रेनोवेशन करवाया, घर को और मॉडर्न और स्पेशियस बनाने के लिए कुछ दीवारें हटवा दी। अच्छा। पूजा घर की जगह बदल दी, और यहाँ तक कि मेन एंट्रेंस की डायरेक्शन भी बदल दी। यहाँ एक मिनट रुकते हैं। देखिए, हम वास्तु के साइंटिफिक बेसिस पर बहस नहीं कर रहे। राइट। लेकिन साइकोलॉजिकली सोचिए, आपने एक ऐसी जगह के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को बदल दिया जो सालों से एक खास तरीके से बनी हुई थी। कई लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उस जगह की एनर्जी या माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। पर इसे एक और नजरिए से भी देख सकते हैं। क्या इन बदलावों ने अनजाने में परिवार के मन में एक बेचैनी पैदा कर दी, जिसने बाद की घटनाओं के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर पॉइंट का काम किया? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि घर में शिफ्ट होने के कुछ ही महीनों बाद अजीब चीजें शुरू हो गई। चिट्ठी के मुताबिक लगभग हर रात 3 बजे के बाद घर के अंदर से तरह तरह की आवाजें आने लगी। 3 बजे का वक्त, इसे डेविल्स आवर या विचिंग आवर भी कहा जाता है। हाँ। कई पैरानॉर्मल मान्यताओं में ये वो समय है जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। हाँ, और ये आवाजें किसी एक तरह की नहीं थी। कभी एक छोटे बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आती, तो कभी किसी जवान लड़की के सिसक सिसक कर रोने की। अच्छा। और कभी कभी एक आदमी की भारी आवाज सुनाई देती, जैसे वो किसी से दबी जुबान में बात कर रहा हो। ये मल्टीपल वॉइसेस वाली बात बहुत अहम है। ये किसी एक भटकती हुई आत्मा की कहानी नहीं लगती। ये ऐसा है जैसे उस घर में कई अलग अलग कहानियां, कई अलग अलग दुख एक साथ कैद हों। बिल्कुल। बच्चे की हंसी, लड़की का रोना, आदमी की बात, ये सब अलग अलग इमोशंस हैं। और सबसे अजीब बात ये थी कि इन आवाजों की कोई एक जगह फिक्स नहीं थी। कभी ये कॉरिडोर से आती, तो कभी किचन से, तो कभी छत से। लेकिन आवाजों से भी ज्यादा परेशान करने वाली एक और चीज थी। रिताशा लिखती है कि घर में एक अजीब सा भारीपन था, एक इमोशनल वेट, एक लगातार महसूस होने वाला दुख। अच्छा। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो घर खुद किसी गहरे मातम में डूबा हुआ है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है, आवाजें सुनना एक बाहरी अनुभव है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। राइट। लेकिन घर का दुख होना महसूस करना, ये एक बहुत ही गहरा, इंटरनल और सब्जेक्टिव अनुभव है। इसका मतलब है कि घर का माहौल सिर्फ उनके कानों पर नहीं, बल्कि सीधे उनकी साइकोलॉजी पर, उनके इमोशंस पर असर कर रहा था। हाँ। ये कोई सामान्य हॉन्टिंग नहीं है। ये एक तरह के कलेक्टिव ग्रीफ या पीड़ा जैसा लगता है, जिसे पूरा परिवार एक साथ महसूस कर रहा था। और ये इमोशनल वेट धीरे धीरे फिजिकल होने लगा। एक शाम रिताशा का बड़ा भाई अर्जुन
जो उस वक्त टीनेजर था, किचन के पीछे वाले स्टोर रूम में कुछ लेने गया। अचानक अंदर से एक जोरदार धमक की आवाज आई और साथ में अर्जुन की चीख। और स्टोर रूम में वो अकेला था? बिल्कुल। सब लोग भागकर वहां पहुंचे तो अर्जुन जमीन पर गिरा हुआ था, बुरी तरह डरा हुआ। उसका कहना था कि जैसे ही वो अंदर घुसा, किसी ने उसे पीछे से पीठ पर इतनी जोर से धक्का मारा कि वो सीधा जमीन पर आ गिरा, जबकि स्टोर रूम अंदर से बंद था और वहां उसके सिवा कोई और नहीं था। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब तक जो भी हो रहा था वो पैसिव था, आवाजें, महसूस होना, लेकिन ये एक डायरेक्ट फिजिकल अटैक है। हाँ, यहाँ से खतरे का लेवल बिल्कुल बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक मानसिक अनुभव नहीं है, ये एक सीधा हमला है। बहुत ज्यादा। और इस घटना का अर्जुन पर सबसे गहरा असर हुआ। चिट्ठी में लिखा है कि उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। वो लड़का जो शांत और पढ़ाकू था, अब एग्रेसिव हो गया था। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, गुस्सा करना, और उसने सेल्फ हार्म करने की भी कोशिश की। उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी खत्म हो गई, एग्जाम्स में फेल होने लगा। इसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक पैरानॉर्मल पर्सपेक्टिव से, शायद उस एंटिटी ने अर्जुन को टारगेट किया। हाँ। लेकिन एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक टीनेजर जो एक बंद कमरे में एक अदृश्य ताकत से हमला महसूस करता है, उसके लिए एक जबरदस्त ट्रॉमा है। उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, ये सब उस ट्रॉमा का रिएक्शन हो सकता है। और ये असर सिर्फ अर्जुन तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे पूरे परिवार को डरावने सपने आने लगे। रिताशा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने एक रात सपने में देखा कि उनके तकिए के नीचे किसी का कटा हुआ हाथ रखा है। ओह गॉड। उनकी माँ को अक्सर ऐसा सपना आता कि किसी ने उन्हें कसकर पकड़ लिया है और वो हिल भी नहीं पा रही हैं। ये स्लीप पैरालिसिस जैसा लगता है, जो अक्सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डर के माहौल में होता है। लेकिन जब एक ही घर में कई लोगों को एक साथ ऐसे अनुभव होने लगे तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ स्ट्रेस है या घर का माहौल ही उनके सपनों को कंट्रोल कर रहा है? और यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया और ज्यादा डरावना मोड़ लेती है। एक रात अर्जुन ने अपने एक रिकरिंग सपने के बारे में बताया। उसने कहा, घर में एक गोल सा क्रीचर है, उसके पंजे हैं और आंखें लाल हैं। एक गोल क्रीचर ये बहुत स्पेसिफिक डिटेल है। ये कोई इंसान या जानवर जैसा नहीं है, ये कुछ पौरी है। हाँ। और इसकी कुछ ही दिन बाद जो अर्जुन ने सपने में देखा, वो उसकी माँ ने जागते हुए महसूस किया। एक रात रिताशा की माँ की नींद अचानक सांस रुकने से खुली। अच्छा। उन्होंने बताया कि उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई बहुत भारी गोल चीज उनकी छाती पर आकर बैठ गई है। वो उनका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। ये स्लीप पैरालिसिस के क्लासिक सिम्टम्स से मिलता जुलता है, जहाँ छाती पर दबाव महसूस होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने बताया कि वो हिल नहीं पा रही थी, पर उनकी आंखें खुली थीं। उन्होंने पूरी जान लगाकर उस चीज को हटाने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो भारीपन अचानक हट गया और उन्होंने अपनी आंखों से एक काले गोल से आकार को अपनी छाती से कूदकर कमरे के अंधेरे में गायब होते देखा। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये चौंकाने वाला है। अर्जुन का सपना और उसकी माँ का अनुभव, दोनों में एक गोल और भारी चीज का जिक्र है। हाँ, दोनों में। एक ने उसे सपने में देखा, दूसरे ने जागते हुए महसूस किया और देखा भी। ये एक पर्सनल डर से बढ़कर एक शेयर्ड फिनोमेना बन जाता है। अब ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का हेलुसिनेशन नहीं हो सकता। मतलब क्या ये वाकई साइकोसिस था, या फिर उस घर में जो भी था उसका एक निर्दिष्ट फिजिकल रूप था जिसे माँ बेटे दोनों ने अलग अलग समय पर देखा? इस घटना ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि उनका वहम नहीं है और उन्हें मदद की जरूरत है। तब उन्होंने पंडित माधव गोगोई को बुलाया। एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट को बुलाना अक्सर ऐसी स्थिति में आखिरी उपाय होता है। ये एक तरह से मानना है कि सिचुएशन अब हमारे कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल। पंडित जी घर आए, उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया। रिताशा लिखती है कि वो कुछ कोनों पर अजीब तरह से रुकते थे, कुछ महसूस करने की कोशिश करते थे। उन्होंने एक खास बेडरूम में अंदर जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि इस कमरे की लाइट्स कभी बंद मत करना, हमेशा जला कर रखना। ये अपने आप में एक वार्निंग थी। एक एक्सपर्ट का किसी जगह पर कदम रखने से भी इनकार करना ये दिखाता है कि उस जगह की नेगेटिविटी कितनी ज्यादा रही होगी। एक छोटी सी पूजा के बाद पंडित जी ने जो कहा वो आज भी रिताशा और उनके परिवार को साफ साफ याद है। उन्होंने कहा, इस घर में 12 इंसानी आत्माएं फंसी हुई हैं और एक राक्षस उन्हें कंट्रोल कर रहा है।
12 आत्माएं और एक राक्षस, ये एक सिंपल हॉन्टिंग से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक तरह की स्पिरिचुअल हायरार्की की तरफ इशारा करता है। मतलब जैसे कोई जेल हो। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई जेल हो जहाँ आत्माएं कैदी हैं और वो राक्षस जेलर है। पंडित जी ने यही समझाया। उन्होंने बताया कि जो अलग अलग रोने की आवाजें आती हैं, वो उन फंसी हुई आत्माओं की हैं, क्योंकि वो बंधी हुई हैं और तकलीफ में हैं। और जो फिजिकल अटैक्स, हाँ, और जो फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, वो उस राक्षस का काम है जो बहुत शक्तिशाली है और नहीं चाहता कि कोई यहाँ रहे। तो ये थ्योरी परिवार के अनुभवों से बिल्कुल फिट बैठती है। अलग अलग आवाजें उन आत्माओं की, और अर्जुन पर हमला या माँ की छाती पर बैठने वाली एंटिटी, वो राक्षस। पंडित का ये वर्डिक्ट उन सारी बिखरी हुई घटनाओं को एक अकेली भयानक तस्वीर में जोड़ देता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पंडित जी का मशवरा था। परिवार को उम्मीद थी कि वो कोई बड़ा हवन या पूजा पाठ बताएंगे, लेकिन पंडित जी ने किसी भी तरह का उपाय करने से साफ मना कर दिया। मना कर दिया? हाँ। क्यों? उनका सीधा साधा मशवरा था, ये घर छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके। यहाँ रहना हालात को सिर्फ और बिगाड़ेगा। वो शक्ति इतनी ज्यादा है कि उससे लड़ने की कोशिश करना खुद को और बड़े खतरे में डालना होगा। एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट का लड़ने की बजाय भाग जाने की सलाह देना, ये उस खतरे की गंभीरता को दिखाता है। सही में? इसका मतलब है कि उनकी नजर में वो सिचुएशन रिवर्सिबल नहीं थी। वो जानते थे कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। हाँ, और उन्होंने पंडित की सलाह मानी। 1 हफ्ते के अंदर परिवार ने अपना सारा सामान बांधा और वो बंगला हमेशा के लिए खाली कर दिया। रिताशा लिखती हैं कि घर छोड़ने के बाद सब कुछ जादू की तरह बदल गया। जैसे क्या बदलाव आए? अर्जुन का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। वो वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। परिवार में सबको जो डरावने सपने आते थे वो बंद हो गए। और सबसे बड़ी बात, वो जो घुटन भरा मातम वाला दुख था वो गायब हो गया, जैसे किसी ने उनके ऊपर से एक भारी कंबल हटा दिया हो। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि समस्या उनमें नहीं बल्कि उस घर में थी। उस जगह को छोड़ते ही उनका साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट नॉर्मल हो गया। वो बंगला आज भी रोवेरिया टी एस्टेट में वीरान खड़ा है। सूरज ढलने के बाद लोकल लोग आज भी उसके पास जाने से डरते हैं। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद रिताशा ने अपनी चिट्ठी के अंत में एक बहुत गहरी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, कुछ घरों को भूता महसूस होने के लिए भूतों की जरूरत नहीं होती, उनमें उससे कहीं ज्यादा बुरा कुछ होता है। ये लाइन तो हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसका क्या मतलब निकाले? क्या वो सच में कोई राक्षस था, या वास्तु बदलने से पैदा हुई कोई जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी थी, या फिर जैसा आपने पहले कहा, डर और तनाव से पैदा हुई एक शेयर्ड फैमिली साइकोसिस थी? शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है ये इन सब चीजों का एक मिक्सचर हो। एक पुरानी दुखी जगह, परिवार द्वारा किए गए बदलावों से उसकी एनर्जी का डिस्टर्ब होना, और फिर उस वजह से हुई छोटी मोटी घटनाएं, और फिर उन घटनाओं से पैदा हुआ डर जिसने परिवार की साइकोलॉजी पर कब्जा कर लिया और उन्हें और ज्यादा भयानक चीजें महसूस करवाने लगा। ये एक विशेष साइकिल बन गया होगा। और शायद पंडित ने भी इसी साइकिल को देखा और समझा कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने घर छोड़ने की सलाह दी। बिल्कुल, क्योंकि जब डर हकीकत पर हावी हो जाता है तो आपका अपना घर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और यही आज एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर गौर किया जा सकता है। अगर ये सच है कि कोई जगह अपनी यादें और अपना इतिहास सहेज कर रखती है, तो उस इतिहास को समझे बिना सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए उसके भौतिक स्वरूप में बड़े बदलाव करने का अंजाम क्या हो सकता है? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख दीजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।